हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपने प्रीवियस इसका पार्ट 1 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो बच्चों पहले आप उसे देखो ताकि आपको समझ में आए कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो हम कैसे निकालते हैं, और उससे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी हमने जो प्रैक्टिस किए थे। चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब एंड किया था तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में हम टोटल 6 एंट्रीज में चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो आज उसमें की पहली एंट्री में डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसको बच्चों अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्यों कहते हैं पहले वो समझते हैं। ओल्ड रेशो से पार्टनर्स ने दूसरा रेशो चेंज करने की कहा, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की वजह से इस बीच कोई भी अगर ऐसा प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं? जनरल रिजर्व आता है, रिजर्व फंड आता है जिसको हम कंटिंजेंसी रिजर्व भी कहते हैं। तीसरा होता है P&L अकाउंट, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऑल पार्टनर्स में टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नरेशन हो जाएगा बीइंग जनरल रिजर्व। सॉरी, मतलब पूरा एक नाम मत लिखो तो इससे आपको थोड़ा लेंदी हो जाएगा नरेशन। शॉर्ट में लिखो बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। 2-3 बातें इसके बारे में जरूर याद रखिएगा बेटा। नंबर 1 कि ये हमेशा आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में मिलेगा, और बच्चों ये हमेशा ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन 2 बातों के अलावा कोई और बात नहीं। एक और बात याद आ गई, इस P&L का मतलब P&L क्रेडिट है, और वो हर बच्चा बात समझेगा क्योंकि उसको पता है कि लायबिलिटी में सारे क्रेडिट आइटम्स ही दिए होते हैं इन द बैलेंस शीट। तो दूसरा पॉइंट है हमारा एक्यूमुलेटेड लॉस। अब इसका लॉस है तो पार्टनर्स को डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल। तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको डेबिट कर देंगे। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू P&L अकाउंट। और इसके बारे में भी बस 2 बातें याद रखनी है। नंबर 1 कि ये आइटम्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बैलेंस शीट में एसेट साइड मिलेंगे, हमेशा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और ये भी वो लॉस है या वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है जो फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हुआ तो उस समय लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने रह गए। तीसरा पॉइंट है बच्चों, वो है हमारा स्पेसिफिक फंड्स। इसमें 2 चीजें आती हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, दूसरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या क्या 2 चीजें आती हैं बच्चों? एक तो आता है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब नाम में ही इसका आंसर है। वर्कमैन को कंपेंसेट करने के लिए जो रिजर्व हमने अपने पास रखा उसे कहेंगे WCR, मतलब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। और जो इन्वेस्टमेंट हम कहीं मार्केट में करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, उसमें अगर कोई मार्केट की वैल्यू घट जाए या कोई फ्लक्चुएशंस हो जाए तो उसके लिए जो रिजर्व रखते हैं उसे कहते हैं, फर्म रखती है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सबसे पहला केस हम WCR का कवर करते हैं। पहले इसकी कॉमन एंट्री बता देती हूँ। इन दोनों की कॉमन एंट्री है बच्चों हमारी WCR अकाउंट डेबिट, जो कि आप कभी शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में मत लिखिएगा। IFR अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसे भी सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बीइंग स्पेसिफिक फंड्स, कि स्पेसिफिक काम के लिए रखा हुआ फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। वो है हम WCR को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एक एक एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल है बच्चों कि हम पे अगर WCR रिजर्व रखा हुआ है 60,000
और किसी भी वर्कमैन ने हम पर कोई क्लेम नहीं किया। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, रेशो है 3:4:2 और इनका न्यू रेशो दे रखा है, वो है हमारा 1:1, मतलब इक्वल रेशो। क्वेश्चन कह रहा है जनरल एंट्री पास करो, तो क्योंकि किसी ने हम पे कोई क्लेम नहीं किया, नॉर्मल एंट्री होगी बच्चों WCR अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई और नरेशन हो जाएगा इसका भी WCR डिस्ट्रीब्यूटेड और ओल्ड रेशो में 60,000 को बांट देंगे 40 और 20। अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। दूसरा पॉइंट है हमारा, जब कोई पार्टनर या कोई वर्कमैन नॉट पार्टनर हम पे क्लेम कर दे, तो वर्कमैन का क्लेम अगर हमारा 30,000 है, मतलब किसी वर्कमैन ने अगर हमें क्लेम कर दिया है, तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो हमारी एंट्री हो जाएगी WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम टू एक्स टू वाई। तो इसको पुट कैसे करेंगे? WCR में तो वही 60 है, क्लेम के हो जाएंगे 30,000, तो बेटा बचेंगे कितने हमारे पास? 30,000। 30,000 का 4:2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 20 और 10। तो इस तरह से दूसरा केस हमने सॉल्व किया, जब क्लेम है लेकिन वो रिजर्व से कम है। तीसरा केस है जब हमारे पास क्लेम भी उतना हो जितना हमारे पास रिजर्व रखा है। तो बच्चों अगर क्लेम भी उतना जितना रिजर्व रखा है, तो कुछ पार्टनर को दे पाएंगे, कुछ दे ही नहीं पाएंगे पार्टनर्स को। पार्टनर्स में कुछ भी नहीं जाएगा, तो हमारी सारी एंट्री क्रेडिट कर दी जाएगी टू वर्कमैन क्लेम से। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन क्लेम अकाउंट 60,000। तो ये था हमारा थर्ड केस। और इसका लास्ट केस होता है WCR का, जब क्लेम ज़्यादा हो और रिजर्व कम हो। तो जब क्लेम के लिए हमने रिजर्व रखा था 60,000 और किसी वर्कमैन ने हमें 80,000 का क्लेम कर दिया बच्चों, तो हम उसे किसी भी हालत में अपने रिजर्व से पैसा नहीं दे पाएंगे और उल्टा हमें लॉस भी हो जाएगा। तो लॉस को किस नाम से दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो कि है हमारा 20,000 और क्लेम था बच्चों हमारा 80,000। रिवैल्यूएशन के बारे में भी अलग से बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि रिवैल्यूएशन के बारे में हर एक चीज़ मुझे क्लियरली डिस्कस करनी है, इसलिए ना। एक और पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था, वो था IFR। तो चलिए कुछ IFR के कॉन्सेप्ट्स भी समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अज्यूम करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए हमने रिजर्व रखा हुआ है 60,000। अब केस 1 देखना बच्चों। केस 1 कह रहा है कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट की, जो कि हमारी एसेट्स होती हैं, 4 लाख की कॉस्ट वैल्यू है और कोई मार्केट वैल्यू है ही नहीं। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं इक्वल और इनका न्यू रेशो दे रखा है 3:2। तो पहला वाला ओल्ड रेशो और दूसरा वाला न्यू रेशो। सारी एंट्री ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं बच्चों। तो इसकी एंट्री हो जाएगी हमारी IFR अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई और यहाँ पर बच्चों रिजर्व के 60,000 30,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं हुआ, मार्केट वैल्यू दी ही नहीं है। दूसरा केस है जब मार्केट वैल्यू तो हो लेकिन वो ज़्यादा हो। तो मार्केट में अगर चीज़ ज़्यादा की बिक रही है तो रिजर्व में से तो कुछ नहीं निकाले। तो जब रिजर्व में से कुछ नहीं निकाले तो केस 2 में भी हमारी सेम ही एंट्री हो जाएगी। एक केस और सेम ही बढ़ते हैं, अगर मार्केट वैल्यू तो हो लेकिन 4 लाख ही हो, जितने में बनाया उतने में बेचा।
तो रिजर्व में से फिर भी कुछ नहीं निकालेंगे, तो इस केस में भी हमारी सेम ही एंट्री होगी, IFR टू ऑल पार्टनर और ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब चेंज करते हैं और यहाँ पर मार्केट वैल्यू को कम करते हैं। अज्यूम करते हैं कि मार्केट वैल्यू 3,80,000 है। अब खुद ही सोचो बच्चों, कोई चीज तुमने 4 लाख की बनाई, मार्केट में उसको 380 का बेचा, कितने का लॉस हुआ? 20,000 का। रिजर्व कितना रखा है आपने अपने पास? 60,000। रिजर्व में से 20,000 देने के बाद कितने बचेंगे? 40,000। तो अपने पार्टनर्स में क्या रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे? 40,000। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी हमारी, यहाँ एंट्री हो जाएगी हमारी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। अब इसको पुट कैसे करेंगे बच्चों? इन्वेस्टमेंट में हमेशा याद रखना, कॉस्ट वैल्यू में से मार्केट वैल्यू को माइनस कर दो तो इन्वेस्टमेंट में कीमत आती है, तो वो कितनी है? 20। बचे कितने? 40। रेशो क्या है? ओल्ड इक्वल। तो 20 20 20 आपस में बढ़ जाएंगे। अज्यूम करो नेक्स्ट फोर्थ केस में, फिफ्थ केस में, कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दे रखी हो 3,40,000 को 4 लाख और मार्केट वैल्यू की अमाउंट दे रखी हो 3,40,000। तो बताओ बच्चों कितने का लॉस हुआ? कोई चीज 4 लाख की बनाई, मार्केट में आपने 3,40,000 की सेल की, या मार्केट वैल्यू उसकी 3,40,000 है, तो लॉस कितना हुआ? 60,000। रिजर्व कितना रखा है आपने? 60,000। तो क्या पार्टनर्स को कुछ भी दे पाओगे? कुछ भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ आखिरी केस बढ़ते हैं कि मान लो मार्केट में वो चीज बिकी, मार्केट में उसकी कीमत है 3,20। अब तुमने अलमारी में कितने IFR रखे थे? 60। लॉस कितना हुआ यहाँ पर? 80। तो अलमारी में से तो केवल 60 ही दे पाओगे, 20,000 का क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस को किस नाम से दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट में जैसा कि मैंने बताया कॉस्ट वैल्यू में से मार्केट वैल्यू को माइनस करके आता है, तो रिवैल्यूएशन में कितना लॉस हो गया? 20। बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ हमने आज, मैंने जिस तरह से मैंने प्रीवियस क्लास को एंड किया था, मैं वही चीज रिकॉल करना चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा था बच्चों में चेंज इन प्रॉफिट को आपको 6 एंट्री में रटा दूंगी। आज मैंने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कवर करा दिया, एक्यूमुलेटेड लॉस को कवर करा दिया, स्पेसिफिक फंड्स को कवर करा दिया, और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एडजस्टमेंट एंट्री मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करा दी थी। 4th नंबर पे मैं आपको रिवैल्यूएशन सिखाऊंगी, जिसमें मेरी प्रीवियस नेक्स्ट क्लास पूरी रिवैल्यूएशन के ऊपर होगी। तो अब ये जो मेरा 5वां पॉइंट बचा है इसको और समझ लेते हैं। इसका नाम होता है बच्चों ओल्ड गुडविल। या तो ये एग्जाम में गुडविल अपीयर्ड के नाम से, या गुडविल एग्जिस्टेड के नाम से, या फिर अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड अपने ही नाम गुडविल के नाम से आएगी, और जैसे ही ये आएगी इसकी सिंगल एंट्री पास कर देना, और वो होती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लेकिन इसकी नरेशन बहुत स्मार्ट है, तो इसकी नरेशन क्या है? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। ओल्ड गुडविल को आपने दफा दफा कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो बच्चों इन 6 एंट्री में आज हमने 5 एंट्रीज कंप्लीट करी, केवल रिवैल्यूएशन बचा। तो नेक्स्ट क्लास में सिर्फ रिवैल्यूएशन कराऊंगी, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, और ये 4 पार्ट्स में चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अगर आपको पहला पार्ट A और आज का पार्ट B बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय।